हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल BSCB ऑल सब्जेक्ट सॉल्यूशन में। तो पिछले ही वीडियो में हमने संसाधन होते नहीं बनते हैं तक पढ़ लिया था, ठीक है। और आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब इनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायिका भी संसाधन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया है कि वर्तमान समय में सेवा को भी संसाधन कहते हैं, ठीक है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन मतलब और लोग, और स्वयं मतलब खुद को संतुष्ट करता है, ठीक है। से गायक, अगर कोई गायक सिंगर गाना गाता है तो उसे हम सुनते हैं और हमें भी अच्छा लगता है सुनने में, तभी तो कोई सुनता है। और कभी क्या करता है, कविता लिखता है, तो कभी कविता लिखता है और जिसे हम पढ़ते हैं। और चित्रकार चित्र बनाता है जिसे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो उनके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन है। कवि का कविता रचना, ठीक है। चित्रकार चित्रकारी और गायक की गायिका भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास ज्ञान तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। इसमें दिया है फ्रेंड्स, बता रहा है कि मानव जो है वो खुद एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा तकनीक है मानव के पास, जो किसी भी वस्तु को जो अनुपयोगी हो उसे उपयोग में ला देता है। मानव के पास एक तकनीक है जिस तकनीक के सहारे वो किसी वस्तु को अपने उपयोग में ला देता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, ठीक है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। मेरुदंड से आपको लग रहा होगा रीढ़ की हड्डी, तो ये मेरुदंड से रीढ़ की हड्डी से मिलता जुलता है। देखिए, जैसे पूरा बॉडी कमर से ऊपर का तो रीढ़ की हड्डी पे ही टिका होता है, ठीक है। वो टूट जाएगा तो हम लूज हो जाएगा, पूरा झुक जाएंगे, हम गिर जाएंगे, नहीं रह पाएंगे सीधा खड़ा। तो इसी तरह से कोई भी देश का मेरुदंड आर्थिक होता है, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक, ठीक है। यही बताया है। अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करता है। लिखा है फ्रेंड्स, बता रहा है कि कोई भी देश आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़ जाते हैं, जो संपन्न राष्ट्र नहीं रहते हैं, संसाधन से संपन्न राष्ट्र नहीं रहते हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि वो विकास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्र संपन्न है आर्थिक और सामाजिक रूप से, या फिर किसी भी तरह से जो राष्ट्र संपन्न है वही विकास करते हैं, ठीक है। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। जापान एक ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। मतलब हम जापान एक ऐसा देश है फ्रेंड्स, जो भी हम कचरा फेंकते हैं, जो भी हम हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ होती है, जो भी हमारे यहाँ उद्योग होते हैं, उनमें से जो भी बनता है उससे जो भी कचरा निकलने वाला होता है उसको हम बाहर फेंकते हैं। तो जापान हर एक देश से वो कचरा खरीदता है, वो कचरा खरीद के, और फिर उनके पास ऐसी तकनीक है जिससे वो उन सभी कचरों को अपने उपयोग में लाता है। मतलब ऐसी ऐसी तकनीक बनाता है, तकनीक के सहारे उसको भी उपयोग में लाता है। किंतु इनके मानव संसाधन तकनीक दृष्टि से इतना सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। हाँ, ये सच बात है फ्रेंड्स कि जापान सबसे पहले नंबर पे है, सबसे मजबूत देश है वो, गरीब होने के बावजूद भी। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है, ठीक है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं, ठीक है। विविध संसाधनों के माध्यम मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध
पदार्थों, प्रौद्योगिकी, तकनीक के एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है। जैसे मानव है फ्रेंड्स, वो किसी भी वस्तु को तकनीक के द्वारा अपने उपयोग में ले ही आता है। तो मतलब वस्तु और तकनीक के बीच में मानव का संबंध स्थापित करता है, अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण। तो चलिए संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ना शुरू करते हैं। संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। ठीक है, दूसरा उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन। ठीक है, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ शॉर्ट में, उसके बाद आपको मैं नोट्स, इसका अगर आपको चाहिए तो मैं नोट्स बनाकर इस चैप्टर के एंड में आपको दे दूँगा। एक वीडियो इस चैप्टर का नोट्स बनाकर आपको अपलोड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। जैव संसाधन होता है फ्रेंड्स जिसमें सभी सजीव के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, सभी सजीव, जैसे जैव संसाधन में हो जाता है मनुष्य, वनस्पति, पशुधन एवं अन्य प्राणी या समुदाय कुछ भी। ठीक है, और अजैव होता है जिसमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, खनिज हो गया, ये सब भी। और उसके बाद उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन होता है फ्रेंड्स वैसे संसाधन, इसे हम लिख सकते हैं वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत का मतलब होता है जैसे एक चीज़ का उपयोग किया, उसके द्वारा उसे हम, ऐसा नहीं हो कि उसे हम ना उपयोग कर सके, उसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, पुनः प्राप्त किया जा सकता हो। ठीक है, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ये तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है। ठीक है, जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इनमें तो कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते, मतलब पुनः प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसका एक बार उपयोग करने के बाद ये इसको हम पूरा दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन में क्या क्या जाता है? कोयला, पेट्रोल, खनिज, गैस इत्यादि। ठीक है, उसके बाद उपयोगिता के आधार पर ये तो हो गया। उसके बाद है सी, ये स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। देखिए फ्रेंड्स, पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो एक मिनट, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, ऐसे संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे आप ही का घर होगा, आप लोगों का घर है, उस पर तो केवल आप ही का अधिकार है। तो इसी तरह से ऐसे संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, सरकार को वह प्रमाण के रूप में लगान चुकाता है। हम लोग टैक्स भरते हैं। ठीक है, टैक्स भरते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है लगान चुकाता है। जैसे आपका घर हो गया, भूखंड या कोई खाली ज़मीन, जायदाद। ठीक है, उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है। इस प्रकार के संसाधन किसी खास समुदाय को बतलाते हैं। जैसे मंदिर
हिंदुओं के लिए गिरजाघर, ईसाइयों के लिए, ठीक है। इसी तरह से कोई ख़ास स्थल, राम मंदिर हो गया अभी जो नया बना, वो हम हिंदुओं के लिए है, ठीक है, जिस पे सभी का अधिकार हो, एक समुदाय का अधिकार हो। ऐसा नहीं कि मंदिर है तो उसमें सिर्फ मैं जाऊंगा या फिर केवल उसमें मेरे परिवार वाले लोग जाएंगे, नहीं, उसमें कोई भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन फ्रेंड्स, कानूनी तौर पर ये देश में जितने भी संसाधन मौजूद है ना, कानूनी तौर पर जितने भी देश में मौजूद है संसाधन, वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। अगर सरकार को ऐसा लगे कि व्यक्तिगत संसाधन देश के काम आ सकता है, देश के काम आ सकता है, तो उस व्यक्तिगत संसाधन को सरकार अपने राष्ट्रीय संसाधन में बदल देता है, ठीक है। जैसे आपका घर है मेन रोड पे है और उस रोड को चौड़ा करने के लिए आपका घर का जो ज़मीन है वो उसमें चला जाएगा, तो आपका घर तो व्यक्तिगत संसाधन हो गया और उसको राष्ट्रीय संसाधन में सरकार क्या करती है, बदल देती है आपका घर लेकर, ठीक है। उसके बाद हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे भारतीय तट रेखा जो है ना, भारतीय तट रेखा से 200 किलोमीटर, भारतीय तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, जैसे एक समुद्र है, एक समुद्र है, ये मान लीजिए तट है, और यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर, यहाँ से मान लेते हैं 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर यहाँ तक 200 किलोमीटर हो गया फ्रेंड्स। अब इसके यहाँ तक जो भी इसके 200 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है महासागर में, वे सभी संसाधन पर केवल देश का अधिकार है। जैसे भारत देश है, भारत के तटीय रेखा यहाँ 200 किलोमीटर, अब यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर तक वो भारत का ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो भारत का ही होगा। अगर वो 200 किलोमीटर से, ये 200 किलोमीटर से उधर चला जाता है, तो उस पर किसी भी देश का फिर अधिकार हो सकता है, ठीक है, किसी भी देश का अधिकार हो सकता है। और ऐसे संसाधन पर अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे संसाधन पर अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। विश्व सभी समुदाय के सहमति से, विश्व जितना भी विश्व में देश है, सभी देश के सहमति से इस प्रकार के संसाधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद द फ्रेंड्स डी, एक मिनट, डी में पहले क्या है, संभाव्य। संभाव्य किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ऐसा चीज़ जिसको संभव है, थोड़ा बहुत संभव है कि वो हो सकता है, संभाव्य है, ठीक है, कि वो हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसे हम नहीं कर पा रहे हैं, संसाधन में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तकनीक का अभाव है। ऐसा है कि हो सकता है लेकिन हमारे पास तकनीक का अभाव है, उसे क्या कहते हैं, संभाव्य, मतलब संभाव है, ठीक है। विकसित संसाधन, विकसित संसाधन होता है फ्रेंड्स ऐसे संसाधन जिसका पता लगा लिया गया है, जिसका पता लगा लिया गया और उस संसाधन की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है, परंतु हमारे देश में तकनीक के अभाव के कारण उसका दोहन नहीं किया जा सकता है। जैसे विकसित संसाधन हो गए, जैसे खेत है, ठीक है, हमें पता है कि इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, किंतु हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तकनीक के अभाव, हमारे पास तकनीक का अभाव है, तो उसको क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। उसके बाद हो जाता है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है, जिसे हम लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोग में ला सकते हैं, परंतु अभी तक इसका उपयोग बेहतर तरीके से नहीं हो सका है। ऐसे संसाधन फ्रेंड्स प्रचुर मात्रा में पर्यावरण में उपलब्ध है, जैसे जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या यौगिक, ऑक्सीजन का यौगिक, ठीक है, जल भी हमारे पर्यावरण में मौजूद है, प्रचुर मात्रा में मौजूद है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, लेकिन हमारे पास तकनीक के अभाव के कारण हम इसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है संचित। संचित ऐसे संसाधन देश में पूंजी के रूप में उपलब्ध है, ठीक है, जैसे बहता हुआ जल, सूर्य का प्रकाश, बहता हुआ जल से भी हम
क्या बिजली निकाल सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, परंतु ये देश में पूंजी के रूप में जमा है, उपयुक्त तकनीक के अभाव में इसका दोहन नहीं कर पा रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देखना चाहते हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप देख लीजिए जाके वीडियो को, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और इसका जो भी होगा नोट्स वो मैं आपको अपलोड वीडियो बना के दे दूँगा और आप लिख लीजिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय फ्रेंड्स।